नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारत की ज्योग्राफी की। और भारत की ज्योग्राफी में हमने उन क्वेश्चंस का समावेश किया है जो आने वाली एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आपको इस क्लास को अच्छे से देखना है। इसकी हम व्याख्या सही चर्चा करेंगे, चारों ऑप्शनों पर बात करेंगे या इनसे क्वेश्चन और कौन कौन से आ सकते हैं। इस प्रकार हमारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो आप इन क्लासों को देखकर अपना आरपीएफ में या रेलवे में या एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन की, कि पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। एबोनी वृक्ष खालिस्तान वनों में मिलते हैं। देखो एबोनी वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? तो देखो एबोनी का ही दूसरा नाम आता है आबूनस। क्या नाम आता है? आबूनस। इस प्रकार के वृक्ष होते हैं, यह सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और सदाबहार वनों के साथ साथ यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उनमें आबूनस या एबोनिस वन पर पाए जाते हैं। और देखो इस सदाबहार की विशेषता की बात करें तो यह वृक्ष साल भर कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? हरे भरे होते हैं। और ये वन होते हैं, ये सघन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? सघन होते हैं। इन वनों में कई प्रकार की क्या पाई जाती हैं? प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो शंकुधारी सदाबहार वन होते हैं, यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इन शंकुधारी वनों की क्या विशेषता होती है कि इनकी पत्तियां शंकु के समान होती हैं, अर्थात इस प्रकार से नुकुली इनकी पत्तियां होती हैं और ज्यादा चौड़ाई में यह पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। नुकुली होने का कारण क्या है कि जैसे हिमालय क्षेत्र में, अपने उत्तरी हिमालय में बर्फबारी होती है, और बर्फबारी होने के कारण जैसे मान लो कि बर्फ इस पत्तियों पर गिरेगी तो वह नीचा सीधे कहाँ आ जाएगी? धरातल पर, और इस वृक्ष को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद में मैं बात करूं भूमध्य सागरीय, तो देखो यह भूमध्य सागरीय सी जलवायु वाला क्षेत्र है, सीएस वाला जो क्षेत्र है, इसमें इस प्रकार के भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। इसके बाद में पर्णपाती वन, अर्थात हमारे भारत के आंतरिक भागों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, अर्थात साल में अपने 2 बार पत्ते गिरा देते हैं। उन वृक्षों को किस नाम से जाना जाता है? पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? देखो बाघों को सुरक्षित अर्थात सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक परियोजना प्रारंभ की गई। कौन सी? बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। तो इस बाघ परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था वह कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973 में। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973 में। और यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो आपको अच्छे से इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। तो देखो आपसे ऊंची चोटियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। मैं सबसे पहले बात करूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। तो देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाए, नाम आ जाए, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी केटू। कौन सी हो जाएगी? केटू हो जाएगी, या इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसी का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर है। और यह कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें है? कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? माउंट केटू के नाम से जाना जाता है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अब देखो ऊंची चोटी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है कि हिमालय में स्थित, दूसरा प्रश्न है हिमालय में स्थित, नाम लगा देगा हिमालय आगे, हिमालय में स्थित भारत की ऊंची चोटी। तो हिमालय में स्थित भारत की ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। कौन सी होगी? कंचनजंगा। और ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 8,598 मीटर इसकी क्या है?
ऊंचाई है। तो देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गॉडविन ऑस्टिन। और हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि मध्य भारत की, अगली क्या आ जाएगी? मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो देखो मध्य भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको आपको ध्यान में रखना है, अरावली। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसमें है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर की हम बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। अब अपने ऑप्शनों की बात करें कि गुरु शिखर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा महेंद्रगिरी, हमें पूछ भी क्या रहा है? पूर्वी घाट की, तो महेंद्रगिरी किसकी हो जाएगी? पूर्वी घाट की ऊंची चोटी हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूं कि अनाईमुडी है, यह है दक्षिणी भारत की, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 2697 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 2697 मीटर। इसके अलावा देखो एक नाम और आ रहा है दोदा बेटा, और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2697 मीटर है। यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोदा बेटा क्या है? तो देखो दोदा बेटा है दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। कैसी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली कौन सी हो गई? अनाईमुडी, और दूसरी कौन सी होगी? दोदा बेटा। इस दोदा बेटा की ऊंचाई की बात करूं मैं तो 2637 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। कितनी है? 2637 मीटर ऊंचाई है। और अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट पर स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? देखो पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा की बात करूं तो यह है गोदावरी की सहायक है। किस नदी की सहायक है? गोदावरी नदी की सहायक है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और गोदावरी जो नदी है यह अपना डेल्टा कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। और देखो इस गोदावरी नदी से एक नदी और मिलती है इसके डेल्टा के सम्मुख, कृष्णा नदी। कौन सी नदी मिलती है? कृष्णा नदी। ये दोनों मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। उस डेल्टा को बोला जाता है केजी बेसिन। कौन सा बोला जाता है? केजी बेसिन। अर्थात के से मतलब हो गया कृष्णा और जी से हो गया गोदावरी। तो ये कौन सा है? केजी बेसिन। और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा के पास स्थित है। और इस केजी बेसिन के पास ही पूर्वी घाट में एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील स्थित है। कौन सी है? पुलिकट झील स्थित है। और उस पुलिकट झील से पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में सतीश धवन अंतरिक्ष प्रेक्षण केंद्र भी स्थित है। तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि उत्तम श्रेणी का कोयला है। तो देखो कोयले के प्रकारों की हम बात करें तो कोयले के 4 प्रकार के पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन की मात्रा पाई जाती है और धुआं क्या होता है? कम। इसके बाद में बिटुमिन्स जो कोयला है उसमें एंथ्रेसाइट से थोड़ा सा कम क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। इसके बाद में लिग्नाइट में बिटुमिन से कम पाया जाता है। और जो पीट जो अपना कोयला है, कौन सा? पीट, यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तो हमें सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला पूछा है, तो उत्तम श्रेणी के कोयले की हम बात करें तो उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट, उत्तम श्रेणी। और यह कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जित करता है? यह 90 से 95% कार्बन का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। और पीट की मैं बात करूं तो यह 30 से 40 के आसपास ही क्या करता है? कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी का कोयला या सर्वाधिक ताप देने वाला, धुआं कम देने वाला कौन सा कोयला है? एंथ्रेसाइट कोयला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु है? तो देखो मानसून के आगमन की बात करूं मैं है
तो मानसून का आगमन होता है जून जुलाई में। किसमें होता है? जून जुलाई में। लेकिन निवर्तन या प्रत्यावर्तन की बात कर रहा है तो मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर के आसपास क्या होता है? मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है। अब देखो मानसून के आगमन की मैं सबसे पहले बात करूं तो मानसून का आगमन मुख्य भूमि पर होता है 1 से 5 जून के आसपास। कब होता है? 1 से 5 जून के आसपास। और किस तट पर होता है? मालाबार तट पर। मालाबार तट पर। अब मालाबार तट ने दे आपको और राज्य विशेष दे दे तो क्या आ जाएगा? केरल। केरल राज्य में भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। अब देखो मुख्य भूमि नाम नहीं दे और प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है और ऑप्शन में आपको अंडमान निकोबार भी मिल जाए देखने को, तो आपको उत्तर क्या करना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह करना है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आगमन होता है और यह कब आ जाता है? 20 से 25 मई के आसपास। 20 से 25 मई के आसपास आ जाता है। और उसी क्वेश्चन में मुख्य भूमि नाम दे दे तो आंसर अपना चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 से 5 जून। तो इसमें अपना राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि त्वांग क्षेत्र है यह किस राज्य में है? तो देखो त्वांग जो क्षेत्र है यह अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है? अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र या एक जिला है जिसे किस नाम से जाना जाता है? त्वांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मैं बात करूं कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया? अब देखो धीरे धीरे मरुस्थल का विस्तार किस तरफ हो रहा है? पूर्व दिशा में हो रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई जिसमें क्या किया गया कि जिन जिन जिलों में मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार बढ़ रहा है वहां क्यों ना इस मरुस्थल को रोका जाए, वहां वनस्पति का क्या किया जाए? आवरण किया जाए। तो यह जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है यह 1977-78 में किसके द्वारा चलाया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है। देखो वन क्षेत्र का प्रतिशत मान सबसे न्यूनतम पूछा है तो इसमें अपना राज्य आ जाएगा हरियाणा। कौन सा आएगा? हरियाणा। और हरियाणा में सबसे न्यूनतम प्रतिशत कितना है? इसके प्रतिशत की बात करें तो 3.21 के आसपास या लगभग 3% के आसपास क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखो प्रतिशत की बात करें कि प्रतिशत में सर्वाधिक सर्वाधिक वन की बात करें तो यह पाए जाते हैं मिजोरम में। किस राज्य में पाए जाते हैं? मिजोरम में पाए जाते हैं। और मिजोरम में लगभग 86.46 के आसपास या लगभग मान लो 86 के पास आपको आंसर देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में आपको ध्यान रखना है मिजोरम आएगा और सबसे कम की बात करें तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। लेकिन प्रश्न अगला चेंज दे दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? तो यह चीज भी आपको नोट करके रखनी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि देखो हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है। देखो यहां पर 4 चोटियां दी हुई हैं जिनमें से 3 चोटियां नेपाल में स्थित हैं, इसके अलावा एक अपने भारत में स्थित है। तो देखो अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, धौलागिरी, मकालू, मनसालू, माउंट एवरेस्ट ये सभी चोटियां कहां स्थित हैं? नेपाल में स्थित हैं। बल्कि अपनी जो कामेट है, कौन सी है? कामेट, बद्रीनाथ ये हैं। इसके अलावा नंदा देवी है। ये सभी चोटियां कहां हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई। देखो हाथी परियोजना से तात्पर्य वही है कि बाघ परियोजना जैसे बाघों को संरक्षित करने के लिए की गई थी वैसे ही हाथी परियोजना हाथियों के संरक्षण के लिए की गई थी। और इसकी मैं बात करूं कि यह कब प्रारंभ की गई थी तो यह फरवरी 1992 में प्रारंभ की गई थी। शुरू में यह भी एक केंद्र सरकार की योजना है और यह शुरू में भारत के 13 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी जिसमें हाथियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल और चारा प्राप्त होता है। देखो इनमें से एक
किस्म ऐसी है जिससे हमें चारा भी प्राप्त होता है, उससे रेशा भी प्राप्त होता है, उससे तेल भी प्राप्त होता है। तो ये इसका आंसर तो आप सभी दे सकते हो, क्योंकि कपास है, कपास से हमें यह तीनों ही चीज प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? तीनों ही चीज प्राप्त होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि तिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय पाया जाता है। देखो यह किस हिमालय का वर्गीकरण का भाग है? यह प्रादेशिक या अनुप्रस्थ जो हिमालय का वर्गीकरण है उसकी बात है। और अनुप्रस्थ या प्रादेशिक हिमालय का विभाजन किसने किया था? सिडनी ब्रुआर्ड ने इसको नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। तो तिस्ता व दिहांग के मध्य जो अपना हिमालय स्थित है वह असम हिमालय स्थित है। कौन सा हिमालय स्थित है? असम हिमालय स्थित है। तो नेपाल का अगर आपसे पूछ ले, जैसे मान लो क्रम चेंज कर देगा कि नेपाल हिमालय किसका भाग है, तो नेपाल हिमालय यह है काली व तिस्ता नदी का भाग है। किसका भाग है? काली व तिस्ता नदी के मध्य जो हिमालय स्थित है प्रादेशिक विभाजन का, वह नेपाल हिमालय स्थित है। इसके बाद में पूछ ले आपसे कि कुमायूं हिमालय किन किन नदियों के मध्य स्थित है, तो कुमायूं हिमालय सतलज व काली या शारदा नदी के मध्य स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किसके मध्य स्थित है, तो यह स्थित है सिंधु व सतलज के मध्य। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो प्रादेशिक विभाजन में अगला आपको किस प्रकार का भी प्रश्न पूछे, अगर ये चीजें आपको याद हैं तो आपका कंफ्यूज नहीं होगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा एग्जाम में, जो ही आपकी सफलता का क्या बनेगा? कारण बनेगा। तो देखो आप जब भी किसी भी पेपर को हल करते हो या मॉडल पेपर हल करते हो, तो जिस प्रकार से हम इन प्रश्नों पे कार्य करते हैं या इन ऑप्शन पे कार्य करते हैं उस प्रकार से किया करो, ताकि आपको आने वाली एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता मिले। क्यों? क्योंकि जब आप खुद उस चीज पे कार्य करोगे तो वह प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और दूसरी बात, एक डायरेक्ट हम आंसर देते हैं तो सिर्फ हम एक ऑप्शन की बात करते हैं, लेकिन हम चारों ऑप्शन पे अगर कार्य करते हैं तो हमारे एक नहीं 8 से 10 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया, अर्थात खालिस्तान दे रखा है कि भारतीय वन्य जीव, देखो ये वन्य जीव संरक्षण क्या होता है कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया गया कि किसी क्षेत्र विशेष को दर्जा दे दिया कि इस क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाए, जिसमें यहाँ पर पाए जाने वाले जंगली जीव जंतुओं की क्या हो सके? सुरक्षा हो सके। तो यह अधिनियम भी भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया 1972 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को खालिस्तान टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। देखो सबसे पहले तो बात करूं कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां था? यह उत्तर प्रदेश में था। कहां पर था? उत्तर प्रदेश में था। और इसको अभ्यारण्य से हटाकर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो यह कब किया गया? 2022 में। कब किया गया? 2022 में। अर्थात अपने को पूछा है कि किस राज्य में स्थित है, तो यह यूपी में स्थित है और इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया कब? 2022 में। और यह जब टाइगर रिजर्व घोषित किया तब इस उत्तर प्रदेश का तो चौथा टाइगर रिजर्व था, बल्कि भारत की बात करें तो क्रम में 53 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? देखो 4 नदियां दी हुई हैं और इनमें पूछा है कि जैसे मान लो यह गंगा नदी निकलकर आती है हिमालय से और बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, तो यह तो गंगा नदी का कौन सा भाग हो गया? बायां भाग हो गया। कौन सा हो गया? बायां भाग हो गया। और यह गंगा नदी का कौन सा हो गया? दायां भाग हो गया। अब देखो बाएं भाग से जो नदियां इसमें मिलती हैं उसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि रामगंगा गोमती का घाघरा गंडक कोसकर महानंदा भाग गया। कहां भाग गया? महानंदा भाग गया। दोबारा सुनना, रामगंगा गोमती का घाघरा गंडक कोसकर महानंदा भाग गया। अब हम बात करें अपने ऑप्शन में तो देखो नाम आया अपना कोसकर, कोसी नदी भी आ गया, गंडक कोसकर कहां? महानंदा भाग गया, और घाघरा खोसकर कहां गया है? महानंदा भाग गया। तो देखो ये तीनों तो है बाएं किनारे की नदियां, बल्कि जो यमुना नदी है यह यमुना नदी इसके दाएं किनारे की नदी है। और यमुना नदी की एक विशेषता और आती है कि यमुना नदी गंगा नदी से थोड़ा सा पश्चिम दिशा से निकलकर आती है और किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। तो देखो दोस्तों
आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखो हीराकुंड बांध की बात करूं मैं तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और यह सबसे लंबा बांध है। कैसा है? लंबा बांध है। और यह किस नदी पर है? महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आज का सेशन अपना इतना ही था। तो दोस्तों आपको अच्छे से इस क्लास को रिवीजन करना है। ऐसे ही आपको इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित और क्लासें मिलती रहेगी, जिसमें आपको व्याख्या सहित आपको सारे ऑप्शनों को हल करवाया जाएगा। जो आपकी आने वाली एग्जाम है, जैसे आरपीएफ है, रेलवे है, एसएससी जीडी है, एसएससी सीजीएल है, केंद्र की जितनी भी एग्जाम आती हैं उन सभी में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। धन्यवाद।